नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें साल 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। इसे देखते हुए देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी फरियासत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में पार्टी को जीत दिलाने के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को पार्टी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। उम्मीद जताई जा रही कि प्रियंका गांधी अब पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नई टीम पर चुनाव प्रबंधन की भूमिका निभा सकती है। देश के प्रसिद्ध राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ बातचीत के दौरान चुनाव प्रबंधन टीम गठित करने का विचार है और कहा गया कि पीके को यह प्रतिष्ठित पद मिल सकता है, लेकिन इस पर बात नहीं बनी है। प्रियंका गांधी की करीबी सूत्रों ने इस तरह के कदम से इनकार करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से पार्टी अध्यक्ष का फैसला है। बता दें कि प्रियंका गांधी मौजूदा समय में यूपी की प्रभारी महासचिव है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास केवल एक सांसद और 2 विधायक है। साथ ही उनके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती 2024 का लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC को देश के सभी राज्यों से प्रतिनिधित्व सौंपा जाएगा। हालांकि किसी भी राज्य में किसी सदस्य को बड़ा हिस्सा नहीं मिलेगा। निर्वर्तमान विस्तारित CWC में दिल्ली, केरल, राजस्थान और कर्नाटक की पार्टी में प्रमुख हिस्सेदारी थी। जी हां, आपको बता दें मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि और बारिश के कारण खेतों में फसलें बर्बाद हो गई है। शिवराज सरकार ने बर्बाद फसलों का सर्वे भी शुरू कर दिया है। 27 जिलों में शुरुआती नुकसान सामने आया है। वहीं आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी 2 जिलों में खेतों का दौरा किया है। सीएम स्वराज ने विदेशी और सागर जिले में क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 मार्च तक सर्वे पूरा करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बेमौसम बारिश और ओला से फसल तबाह होने की जानकारी दी है। सीएम ने पीएम से फोन पर बात की है। सीएम शिवराज सागर और विदिशा से प्रभावित खेतों का मुआवजा किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जहां भी नुकसान हुआ है वहां के कलेक्टरों को सर्वे के निर्देश दिए गए हैं ताकि जल्द से जल्द मुआवजा मिल सके। जी हां, आपको बता दें दिल्ली के बजट को रोके जाने पर सीएम केजरीवाल ने विधानसभा में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। बजट विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज दिल्ली विधानसभा के भीतर बजट पेश नहीं हो पाया है। बाबा साहेब अम्बेडकर जब संविधान लिख रहे थे तब उन्होंने सोचा नहीं होगा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को रोक सकती है। यह देश के संविधान पर हमला किया गया है। केजरीवाल ने कहा कि नियम के मुताबिक LG सिर्फ ठप्पा लगाएंगे, वो आपत्तियां ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकते हैं। LG फाइल पर कुछ लिखते हैं तो वह संविधान के खिलाफ है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि बजट को रोकना सिर्फ केंद्र सरकार और LG का अहंकार था। इसके अलावा बजट को रोकने का कोई और उद्देश्य नहीं था। सीएम केजरीवाल ने कहा कि वे बस इतना चाहते कि हम आकर उनके सामने झुके, तो हम तो जनता के भले के लिए झुकने को तैयार हैं। जी हां, आपको बता दें दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। राज्य के बजट को लेकर अड़चनें अब खत्म हो गई है और गृह मंत्रालय की ओर से बजट को पेश करने की मंजूरी भी मिल गई है। लेकिन इस बीच दिल्ली बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता पर बड़ा एक्शन लिया गया है। विजेंद्र गुप्ता को अगले बजट सत्र तक सदन से बाहर किया गया है। दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल ने भाजपा के विधायक विजेंद्र गुप्ता पर एक्शन लेते हुए उन्हें 1 साल के लिए सदन से बाहर कर दिया है। सदन में आरोप लगा कि भाजपा नेता सत्र को चलाने में अड़चनें पैदा कर रहे थे और विजेंद्र गुप्ता सदन में हंगामा कर रहे थे, इसलिए यह एक्शन लिया गया है। इससे पहले सदन में विजेंद्र गुप्ता ने कथित रूप से बजट विवरण लीक करने पर विशेषाधिकारियों के उल्लंघन के लिए नोटिस दिया था। इस पर विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा था कि नियमों के मुताबिक इस तरह का नोटिस 3 घंटे पहले दिया जाना चाहिए। आप यह भी कह रहे कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि आप सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार से बकाये का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर 29 और 30 मार्च को धरने पर बैठेगी। सीएम ममता ने कहा कि सिर्फ पश्चिम बंगाल ही है जिसे इस साल भी मनरेगा के तहत 100 दिन के काम के लिए एक भी पैसा नहीं दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद भी केंद्र सरकार की ओर से अभी तक फंड नहीं आया है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस संबंध में लगभग 6 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी से मिली थी। इस दौरान मैंने विभिन्न मदों के तहत
1.15 लाख करोड़ रुपए के भुगतान के लिए कहा था। इतना ही नहीं, जब गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर यहाँ आए थे तब भी मैंने बैठक के दौरान यह मुद्दा उठाया था। हमारी ओर से केंद्र सरकार को कोई पत्र लिखे थे। ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर राशि रोक रही है। उड़ीसा रवाना होने से पहले ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र की ओर से कई टीमों को भेजा जा रहा है। ईडी और सीबीआई के निदेशक सरकार से आदेश पर अस्थायी भाजपा नेताओं की तरह काम कर रहे हैं। इस तरह से देश नहीं चल सकता है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस विरोध में 29-30 मार्च को 2 दिन तक प्रदर्शन करूंगी। जी हां, आपको बता दें, बदले मौसम ने एक और जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है तो वहीं बेमौसम बरसात किसानों के लिए आफत बनकर सामने आई है। ओलावृष्टि के चलते कई राज्यों में गेहूं की फसल जमीन पर बिछ गई है। साथ ही खेतों में पानी भरने से आलू भी सड़ने की संभावना बढ़ गई है। चने और सरसों की फसल पर भी बेहद बुरा असर पड़ा है। तेज हवा चलने से आम और लीची के बैर को भी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में इस साल आम और लीची के उत्पादन में भी कमी आने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक इसी तरह की मौसम बना रहेगा। इन सब के बीच कर्ज के बोझ तले दबे किसानों की आत्महत्या करने के मामले भी सामने आ रहे हैं। बंगाल के हुगली में आलू की खेती करने वाले एक किसान ने आत्महत्या कर ली है। किसान आलू की उपज पर सही कीमत नहीं मिलने के चलते परेशान था। कर्ज नहीं चुका पाने के डर से उसने फांसी लगा ली है। मृतक किसान का नाम मानसा राणा 65 बताया जा रहा। मृतक की पत्नी सुमित्रा राणा के मुताबिक उनके पति खेत से वापस लौटे हैं। बिना कुछ खाए पिए कमरे का दरवाजा बंद करके आराम करने चले गए हैं। देर शाम तक जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो उन्हें कुछ शक हुआ है। किसी तरह कमरे का दरवाजा खोला, अंदर देखा तो पति का शव पंखे की सीलिंग से लटका हुआ था। जी हां, आपको बता दें, आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च तक है। इस समय सीमा के अंदर अगर कोई अपना पैन और आधार को लिंक नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसके लिए जुर्माने का भी प्रावधान है। लेकिन इस बीच अच्छी खबर आ रही कि सरकार लिंकिंग की समय सीमा को आगे बढ़ा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर समय सीमा को आगे बढ़ाने की मांग की है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा को अगले 6 महीने तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। उन्होंने पीएम से इस प्रक्रिया को निःशुल्क करने का भी अनुरोध किया है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा कि मैं आपके व्यक्तित्व को अपील करता हूं कि वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से ऑनलाइन लिंक करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है, जिसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 तक किया गया है, जिसमें 100 रुपये जुर्माना भी तय किया गया है। मैं आपसे आगे अनुरोध करता हूं कि देश के अत्यंत दूरस्थ क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं जहां इंटरनेट सुविधाएं बहुत कम उपलब्ध है और दलालों ने मासूम ग्रामीणों से फीस बताकर पैसे ऐंठना शुरू कर दिया है। यह दुखद है। इस संबंध में मैं आपसे आग्रह पूर्वक अनुरोध करता हूं कि वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग को सभी स्थानीय और उप डाकघरों को सशक्त बनाने के लिए लोगों को अपने पैन कार्ड को आधार करने से मुफ्त में जोड़ने में मदद करने के साथ साथ अगले 6 महीने तक समय सीमा बढ़ाने का निर्देश दे। जी हां, आपको बता दें, भारत के भगोड़े आभूषण कारोबारी और पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले के आरोपी मेहुल चौकसी का नाम इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस वाली सूची से हटा लिए जाने के बाद देश की राजनीति गर्मा गई है। इस मामले को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार को भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 13,000 करोड़ रुपए का पीएनबी घोटाले की फाइल अब बंद हो गई है। ट्विटर पर उन्होंने कहा कि मेहुल चौकसी इंटरपोल की रेड कॉर्नर नोटिस की सूची से हटाने के लिए विफल रहने के मोदी सरकार ने भारत को लाल चेहरा दिया है। 13,000 करोड़ रुपए का पीएनबी घोटाला अब हमारे भाई मेहुल के लिए बंद है। लोगों का पैसा नाले में बह गया। उन्होंने लिखा कि विपक्षी नेताओं के लिए ईडी और सीबीआई का लाइन अप, लेकिन मेहुल चौकसी के लिए लाइफलाइन है। जी हां, आपको बता दें, वारिस पंजाब दे प्रमुख और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुका है। राज्यव्यापी ऑपरेशन चलाने के बाद भी अमृतपाल सिंह अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर, हालांकि उसके समर्थक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन मेन सरगना अभी भी पुलिस को चकमा देने में सफल रहा। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी अभी तक नहीं होने पर मंगलवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। मंगलवार को अमृतपाल सिंह के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई
हुई है, जहां अदालत ने ऑपरेशन अमृतपाल सफल नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए पूछा कि पंजाब पुलिस के 80,000 जवान क्या कर रहे हैं। अब तक अमृतपाल सिंह क्यों फरार है? कोर्ट ने तलक लहजे में कहा कि यह पंजाब पुलिस की खुफिया नाकामी है। पुलिस का खुफिया तंत्र पूरी तरह से फेल हो रही है। अदालत की फटकार के बीच कोर्ट रूम में पंजाब पुलिस ने बताया कि अमृतपाल सिंह पर एनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के जवान उसे तलाश रहे, जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में इस मामले में 4 दिन बाद सुनवाई होगी। कोर्ट ने पंजाब सरकार से मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने जीएनएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।